तो आज हम फ्लटर की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं। फ्लटर मतलब ऐप बनाने का वो टूल जो आजकल हर जगह छाया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि ये अब सिर्फ किसी एक काम के लिए नहीं रहा, बल्कि मतलब हर जगह फैल रहा है। और इसे समझने के लिए हमारे पास 3 बहुत ही अलग अलग नज़रिए हैं। एक तो एक YouTube वीडियो है जो एक डेवलपर की आंखों से फ्लटर के भविष्य को देख रहा है। हाँ। दूसरा कोड मैजिक के संस्थापक मार्टिन जेरेट का एक इंटरव्यू है जो हमें बिजनेस और कम्युनिटी की तरफ की कहानी बताता है। अच्छा, वो बहुत दिलचस्प होगा। कि कैसे फ्लटर मोबाइल से आगे बढ़कर कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल यही है, क्या फ्लटर सिर्फ एक और नया चमकदार टूल है जो कुछ सालों में गायब हो जाएगा, या ये वाकई सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है? चलिए इन स्रोतों को मिलाकर देखते हैं कि कहानी क्या बनती है। तो फ्लटर का जो सबसे बड़ा वादा है, एक कोड हर जगह, ये तो टेक की दुनिया का एक तरह से बहुत पुराना सपना रहा है। एक बार कोड लिखो और वो एंड्रॉयड, iOS, लैपटॉप हर जगह चल जाए। पर असल में इसे कर पाना इतना मुश्किल क्यों था, और फ्लटर ऐसा क्या अलग कर रहा है? ये सपना वाकई बहुत पुराना है और कई टेक्नोलॉजीज ने कोशिश की और नाकाम रहीं। फ्लटर की सफलता का राज मेरे ख्याल से उसके नजरिए में छिपा है। अच्छा। ये सिर्फ डेवलपर्स की सुविधा के बारे में नहीं है, जैसा कि अक्सर सोचा जाता है। लेख में ये बात साफ बताई गई है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस फैसला है। सोचिए, एक कंपनी को पहले एंड्रॉयड और iOS के लिए 2 अलग-अलग टीमें रखनी पड़ती थी। हाँ बिल्कुल, 2 मैनेजर, 2 अलग कोड बेस। 2 गुना मेंटेनेंस का सिरदर्द। फ्लटर कहता है एक टीम, एक कोड। इससे सीधा सीधे डेवलपमेंट की लागत मतलब आधी हो सकती है। आधी मतलब सीधा 50% की बचत। हाँ, और जब कोई नया फीचर लाना हो तो वो एक साथ हर यूजर तक पहुंचता है, चाहे उनके पास कोई भी डिवाइस हो। मतलब तेजी और बचत, ये तो किसी भी बिजनेस को पसंद आएगा। और एक स्रोत में जेनजी डेवलपर्स का भी जिक्र था। इसका क्या मतलब है? क्या ये नई पीढ़ी के लिए खास तौर पर बनाया गया है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। वीडियो स्रोत के मुताबिक जेनजी की जो पीढ़ी है ना, उन्हें तुरंत परिणाम देखने की आदत है। उन्हें कुशलता और रफ्तार पसंद है। सही है। वो एक ही काम को 2 बार नहीं करना चाहते। फ्लटर उन्हें वही देता है। एक ही मेहनत से वो एंड्रॉयड, iOS, वेब तीनों के लिए ऐप बना सकते हैं। ये उनके सोचने के तरीके से मेल खाता है। लेकिन इसका असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं है। गूगल और अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं, जो दिखाता है कि ये सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ मोबाइल ऐप्स तक सीमित नहीं है, और यहीं से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि फ्लटर अब वेब, डेस्कटॉप और यहाँ तक कि एम्बेडेड डिवाइस को भी सपोर्ट करता है। मतलब क्या हम एक ही कोड से एक दिन अपनी स्मार्ट फ्रिज का डिस्प्ले भी चला पाएंगे? सैद्धांतिक रूप से हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। इंटरव्यू में सुपरलिस्ट नाम की कंपनी का उदाहरण दिया गया है, जो एक टास्क मैनेजमेंट ऐप है। अच्छा। उन्होंने अपना वेब और डेस्कटॉप ऐप पूरी तरह से फ्लटर पर बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डेस्कटॉप ऐप से परफॉर्मेंस की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। बिल्कुल। इंटरव्यू में मार्टिन जेरेट ये तो मानते हैं कि आज भी 80 से 90% इस्तेमाल मोबाइल के लिए ही होता है। हाँ। लेकिन वेब और डेस्कटॉप का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। ये एक ऐसी ट्रेन है जो स्टेशन छोड़ चुकी है, और इसी सिलसिले में एक तकनीकी शब्द बार बार आ रहा है, वेब असेंबली। स्रोतों में कहा गया है कि फ्लटर का इसे अपनाना एक गेम चेंजर है। पर ये है क्या, और ये इतना जरूरी क्यों है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब तक क्या था कि वेब ब्राउजर में चलने वाले ऐप्स थोड़े धीमे और कमजोर महसूस होते थे। खासकर जब उनकी तुलना आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर से की जाए। हाँ, ये तो होता है। वेब असेंबली या वॉसम आपके ब्राउजर को एक हाई परफॉर्मेंस कार का इंजन देने जैसा है। वाह। ये एक ऐसा तरीका है जिससे जटिल और भारी भरकम कोड भी वेब पर लगभग नेटिव रफ्तार से चल सकता है। फ्लटर का इस टेक्नोलॉजी पर दांव लगाना ये दिखाता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं है, बल्कि वेब पर फोटोशॉप या वीडियो एडिटर जैसे ताकतवर सॉफ्टवेयर चलाना है। मतलब वेब एप्स और डेस्कटॉप एप्स के बीच का फर्क मिट रहा है। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो असल में इसे इस्तेमाल करते हैं, डेवलपर्स। उनके लिए इसमें ऐसा क्या खास है? परफॉर्मेंस की बात करें तो वीडियो स्रोत में फ्लटर 3 के साथ हुए सुधारों का जिक्र है। हाँ, परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा था, खासकर शुरुआती दिनों में। लेकिन अब जैसा कि स्रोत बताते हैं, एनिमेशन मक्खन की तरह चलते हैं, ऐप्स जल्दी लोड होते हैं। और पुराने फोन पर भी। हाँ, और पुराने कम क्षमता वाले फोन पर भी अटकते नहीं हैं।
ये मोबाइल गेम डेवलपर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जहां 1 मिलीसेकंड की देरी भी खेल बिगाड़ सकती है। और एक फीचर का जिक्र बार बार आता है, हॉट रीलोड। इसे डेवलपर्स के लिए जादू बताया गया है। ये जादू ही है, पर दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ समय नहीं बचाता, ये सोचने का तरीका बदल देता है। सोचने का तरीका कैसे? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक पेंटिंग बना रही हैं। हर बार जब आप ब्रश से एक स्ट्रोक लगाती हैं तो आपको 5 मिनट इंतजार करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि वो कैसा लग रहा है। तो मैं कुछ नया करने से डरूंगी? बिल्कुल। हॉट रीलोड का मतलब है कि डेवलपर जैसे ही कोड की एक लाइन बदलता है, उसे 1 सेकंड से भी कम समय में ऐप में उसका असर दिख जाता है। इससे वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। मतलब ये टूल सिर्फ काम तेज नहीं कर रहा, बल्कि काम की क्वालिटी भी सुधार रहा है। हाँ। और टूल्स की बात करें तो CI/CD का भी जिक्र है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। हाँ, सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। CI/CD को आप एक ऑटोमेटेड असेंबली लाइन की तरह सोच सकते हैं। ओके। एक डेवलपर जैसे ही कोड का एक छोटा सा हिस्सा पूरा करता है, ये सिस्टम उसे अपने आप टेस्ट करता है, बाकी कोड के साथ जोड़ता है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे यूजर्स तक पहुंचाने के लिए तैयार कर देता है। कोड मैजिक जैसी कंपनियां, जिनके संस्थापक का इंटरव्यू हमारे स्रोतों में है, वो इसी असेंबली लाइन को फ्लटर के लिए सुपर फास्ट और आसान बना रही हैं। इंटरव्यू से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई, जो शायद फ्लटर की सफलता का सबसे बड़ा राज है। मार्टिन जेरेट कहते हैं कि फ्लटर अब गूगल का प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी प्रोडक्ट बन चुका है। गूगल जैसी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट का सच में कम्युनिटी ड्रिवन बन जाना, ये तो लगभग अनसुनी बात है। बिल्कुल, और यही फ्लटर का सीक्रेट सॉस हो सकता है। जो मार्टिन कहते हैं कि आज फ्लटर में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले गूगल के कर्मचारी नहीं हैं, तो इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट का भविष्य अब किसी एक कंपनी की रणनीति का मोहताज नहीं रहा। अगर कल गूगल का फोकस बदल भी जाए या वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें, जैसा कि गूगल अक्सर करता है, हाँ, ये तो है, तो भी कम्युनिटी से जिंदा रखेगी और आगे बढ़ाएगी। ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये भरोसा पैदा करता है। और उन्होंने अपनी ही कंपनी के एक डेवलपर दाहा का उदाहरण दिया, जो टॉप कंट्रीब्यूटर हैं। ये तो कमाल है। हाँ, और यही कम्युनिटी की ताकत है। जब कोई प्रोजेक्ट एक कंपनी के बजाय एक समुदाय का बन जाता है, तो उसका विकास बहुत तेजी से होता है। एक मजबूत कम्युनिटी का मतलब है हजारों प्लगइन्स और लाइब्रेरियां। मतलब मदद के लिए बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अगर आप कहीं फंस जाएं, तो आपकी मदद के लिए हजारों लोग ऑनलाइन मौजूद हैं। इंटरव्यू में मार्टिन बताते हैं कि कुछ साल पहले फ्लटर का मीटअप खोजना मुश्किल था। आज दुनिया भर में बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। ये एक आंदोलन बन चुका है। एक बात मुझे समझ नहीं आई, अगर फ्लटर इतना ही अच्छा है, परफॉर्मेंस बेहतरीन है, कम्युनिटी इतनी मजबूत है, तो सारे अनुभवी डेवलपर्स इसे अपना क्यों नहीं रहे? इंटरव्यू में इसे एक ब्रांडिंग समस्या कहा गया है, लेकिन ये कुछ ज्यादा गहरा लगता है ना? ये बहुत गहरा मामला है, और ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी बर्ताव से जुड़ा है। मार्टिन जेरेट का इसे लगभग एक धार्मिक मुद्दा कहना बिल्कुल सही है। धार्मिक? हाँ, सोचिए, एक डेवलपर ने अपनी जिंदगी के 10-15 साल जावा या स्विफ्ट जैसी टेक्नोलॉजी सीखने में लगाए हैं। उसने उस भाषा में महारत हासिल की है, उस कम्युनिटी में अपनी पहचान बनाई है। अब आप आकर उनसे कहते हैं कि ये एक नया बेहतर तरीका है। आप उनसे सिर्फ एक नया टूल सीखने को नहीं कह रहे, आप उनसे उनकी पहचान, उनकी विशेषज्ञता को चुनौती दे रहे हैं। मतलब ये ऐसा है जैसे किसी मैकेनिक को, जो सालों से पेट्रोल इंजन ठीक कर रहा है, ये कहना कि अब से तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही ठीक करनी है। वो सिर्फ एक टूल नहीं छोड़ रहा, वो अपनी पहचान का एक हिस्सा छोड़ रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। वो उस इकोसिस्टम, उन टूल्स और उस कम्युनिटी के आदी हो चुके हैं। उन्हें यह समझाना फ्लटर के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके अलावा एक और चुनौती है, प्रतिस्पर्धा। जब कोड मैजिक शुरू हुआ था, तो वो फ्लटर CI/CD के लिए अकेले खिलाड़ी थे। अच्छा। लेकिन अब गिटहब एक्शंस जैसे बड़े और स्थापित खिलाड़ी भी इस मैदान में आ गए हैं। ये एक तरह से अच्छा संकेत है। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम बड़ा हो गया है, लेकिन कोड मैजिक जैसी कंपनियों के लिए ये एक चुनौती भी है। और भविष्य की बात करें तो वीडियो स्रोत में AI के इंटीग्रेशन का जिक्र किया गया है, जो बहुत रोमांचक लगता है। ये भविष्य की दिशा तय करेगा। सोचिए, ऐसे ऐप्स बनाना जिनमें पहले से ही एक इंटेलिजेंट चैटबॉट हो, या जो यूजर की आदतों को समझकर स्मार्ट सिफारिशें दे सके। अभी तो ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। भविष्य में फ्लटर डेवलपर्स को ये सुविधाएं आसानी से अपने ऐप्स में जोड़ने में मदद कर सकता है। उन्हें AI का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आज हम एक बटन को ऐप में आसानी से जोड़ लेते हैं, शायद कल उतनी ही आसानी से एक AI मॉडल को जोड़ पाएंगे। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो कहानी साफ हो रही है।
हमने देखा कि फ्लटर कैसे एक मोबाइल ओनली टूल से एक यूनिवर्सल ऐप बिल्डर बन गया है। इसकी ताकत इसके सिंगल कोड बेस, एक जोशीली कम्युनिटी और बढ़ते इकोसिस्टम में है। संक्षेप में कहूं तो फ्लटर ऐप डेवलपमेंट को सरल, तेज और ज्यादा किफायती बना रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि लोगों की पुरानी आदतें और उनकी प्रोफेशनल पहचान को बदलना है। गूगल के एक बंद कमरे के प्रोजेक्ट से लेकर एक ग्लोबल कम्युनिटी द्वारा संचालित फ्रेमवर्क बनने तक का इसका सफर आधुनिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एक बहुत आकर्षक कहानी है। सही बात है। स्रोतों में मौजूद अनुभवी डेवलपर्स को फ्लटर की ओर लाने की चुनौती पर काफी बात की गई है, लेकिन एक विचार ये भी है जिस पर गौर किया जा सकता है। क्या है वो? क्या असली क्रांति पुराने डेवलपर्स को बदलने से आएगी, या फिर ये डेवलपर्स की एक नई पीढ़ी से आएगी जो शुरुआत ही यूनिवर्सल फर्स्ट मानसिकता से करती है? वो पहले से ही ये सोचकर कोड लिखेंगे कि उनका ऐप हर स्क्रीन पर चलेगा, चाहे वो फोन हो, टीवी हो या कार का डैशबोर्ड। ये एक दिलचस्प सवाल है। ये सोच अगले दशक में ऐप्स की दुनिया को कैसे और कितना बदल सकती है, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।